वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं द हिंदू एनालिसिस बाय क्यूरियसली एजुकेशन। आज 1 फरवरी 2023 है, दिन है वेंसडे। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। आज बजट भी आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, तो इकोनॉमिक सर्वे पर भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बजट पर भी लेक्चर्स जो है वो आपको क्यूरियसली एजुकेशन पर मिल जाएंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ द डे। न्यूज़ से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो जगन साहब हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो विशाखापट्टनम में चल रही है, तो इसी मौके को एड्रेस करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बताया है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है वो विशाखापट्टनम बनेगा। ये मामला जो है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पास गया था, और जो जगन साहब की जो सरकार है, तो उन्होंने 3 कैपिटल प्लान रखा था, जुडिशरी का अलग, पॉलिटिक्स का अलग और इकोनॉमिकल कैपिटल अलग। तो ये प्लान जो है वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कैपिटल वाला जो इश्यू है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, और ये पेंडिंग होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल बनेगा। वैसे हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था कि जो अमरावती है, राइट, तो अमरावती को ही आंध्र प्रदेश का स्टेट कैपिटल के तौर पर, राज्य के कैपिटल के तौर पर इसको डेवलप किया जाए। आपको पता होगा कि इससे पहले की जो सरकार थी तो अमरावती पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, और अमरावती जो है वो न्यूएस्ट कैपिटल हमारे देश का बनने वाला था, इन द सेंस के जो अलग अलग राज्य के कैपिटल्स हैं तो उसमें से सबसे लेटेस्ट जो है वो अमरावती बनने का बहुत बड़ा प्लान था। लेकिन फिर सरकार बदल गई, और जगन साहब की सरकार जो है वो ये 3 कैपिटल प्लान लेकर आई जो रिजेक्ट हुआ, और अब वो बता रहे हैं कि विशाखापट्टनम जो है उसको कैपिटल बनाया जाएगा। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है वो अभी पेंडिंग है। एक दुखद खबर आ रही है झारखंड से कि 14 लोग जो हैं इनकी मृत्यु हुई है। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो है उसमें आग लगने की वजह से 14 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई, और 18 जितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है धनबाद के, संजीव कुमार साहब, तो उन्होंने ये बताया कि अभी ये आग लगने का जो रीज़न है वो पता नहीं चला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और धनबाद के डिप्टी कमिश्नर जो है संदीप सिंह साहब, तो उन्होंने ये बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद चीज़ है कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो खास करके कहीं पर आग लग जाती हैं, तो कहीं पर बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं, कहीं पर पोर्ट होल्स की वजह से लोगों की मृत्यु होती है, एक्सीडेंट्स की वजह से मृत्यु होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आज भी जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो हमारे देश में हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस जो है वो ना के बराबर है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाएंगे, कहीं पर भी आपको फायर एग्जिट देखने को नहीं मिलेगा। बड़े बड़े जो पार्क्स होते हैं जहाँ पर मल्टीपल बिल्डिंग्स होती है, तो वहाँ पर कोई फायर जो फायर पॉइंट कहते हैं, इन द सेंस कि अगर कहीं पर आग लग गई तो कौन सा वो एरिया है उस प्रीमाइसिस में जहाँ पर खड़े रहना जो है या फिर वहाँ तक पहुँच जाना जो है वो आपके लिए सबसे सेफ माना जाता है। अगर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो कहाँ पर आपको जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए हैं बिकॉज हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर आज भी डेवलप नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर हमें और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। पीएम केयर्स, आई एम श्योर आपको पता होगा, पीएम केयर्स फंड जो है वो कोविड के टाइम पर इसको बनाया गया था, और पीएम केयर्स के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस ने यह बताया है कि पीएम केयर्स फंड एडमिनिस्टर्ड लाइक पीएम नेशनल रिलीफ फंड। अब इसमें एक डिफरेंस है। जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड है उसमें जो पैसे जाते हैं वो पैसे फाइनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाते हैं, और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में पीएमओ ने यह बताया है कि क्योंकि पीएम केयर्स फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किए जाते हैं, तो इन दोनों को एक ही तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। और एक व्यक्ति हैं, पिटिशनर हैं, तो उन्होंने एक पिटिशन फाइल की है और ये कहा है कि ये जो पीएम केयर्स फंड है इसको पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर डिक्लेयर किया जाए और आरटीआई के तहत इसको लाया जाए। वैसे पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है वो आरटीआई के तहत आता है, लेकिन पीएम केयर्स फंड जो है उसको वो आज भी आरटीआई के तहत नहीं आता है। और पीएमओ ने ये कहा है कि पीएम केयर्स फंड इज नॉट ए गवर्नमेंट फंड। ये लोगों ने जो डोनेशंस दिए हैं
वो डोनेशंस हैं, ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है, तो इसकी वजह से ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पीएम केयर्स के पैसे जो हैं वो नहीं जाते हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। राइट, दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो इस मामले को सुन रही है। जय जय महाराष्ट्र, ये जो गाना है, ये गाना अब महाराष्ट्र का एक स्टेट सॉन्ग बन जाएगा। राइट, जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है, तो उनकी कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि जय जय महाराष्ट्र माझा, तो ये स्टेट सॉन्ग के तौर पर इसको अडॉप्ट किया है। राइट, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है और ये सॉन्ग जो है ये ऑफिशियली 19 फरवरी को अडॉप्ट किया जाएगा। 19 फरवरी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी है और इसको कंपोज किया है मराठी पोएट राजा भाड़े ने और इसको गाया है एक फोक आर्टिस्ट जिनका नाम है कृष्णराव गणपतराव साबले। और साबले साहब जो हैं इनको शाहिर साबले के तौर पर जाना जाता है। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना यह है कि स्नेक्स की वजह से, जो हम कहते हैं ना कि स्नेक्स ने किसी को काट लिया, तो इसकी वजह से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है कंपेयर टू वाइल्ड एलिफेंट्स। तो जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें केरला की बात करें तो नंबर 1 किलर जो है तो दैट इज स्नेक्स। उसके बाद एलिफेंट्स आते हैं, वाइल्ड बोर यानी कि जो जंगली सूअर हैं, तो इनके अटैक की वजह से 7 लोगों की मृत्यु हुई। और गौर जो है एक बड़ा सा सांड जैसा एक एनिमल है, तो इसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हुई। डोंट टेक अप डेटा बिल टिल हाउस डिबेट्स इट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिन करना चाहती है डेटा बिल को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो बजट सेशन आज से स्टार्ट होगा, तो बजट सेशन के सेकंड हाफ में एक नया ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसको टेबल किया जाएगा। तो ये डिस्कशंस जब तक खत्म ना हो जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट को ये बिल जो है उस पर कोई भी डिसीजन या फिर इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी नाराज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, हम इसको क्यों डिबेट या फिर इसको क्यों नहीं देख सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। कॉलेजियम ने 2 और जजेस के नाम जो है वो रेकमेंड किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनकी अपॉइंटमेंट होगी। तो 5 मेंबर की जो कॉलेजियम है, तो इस कॉलेजियम ने 2 नाम, एक है राजेश बिंदाल जो हैं जस्टिस, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और अरविंद कुमार जो हैं ये गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो इन दोनों को अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर अपॉइंट करने की बात है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में 7 वैकेंसीज हैं जो सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं, तो दैट इज 34। लेकिन अभी 7 वैकेंसीज हैं, दैट मींस के 27 जजेस ही हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के पास। राइट, 34 होने चाहिए लेकिन 27 हैं, तो 7 वैकेंसीज हैं, तो इनको फिलअप करने की बात है। और आपको पता है कि इससे पहले जो हैं, कुछ दिनों पहले ही हमने बात को डिस्कस की थी कि 5 जजेस के नाम जो हैं वो ऑलरेडी भेजे हैं, जो पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, और यहाँ पर 2 और जजेस के नाम जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो ये टोटल हो गए 7। तो ये सातों के साथ अगर अप्रूव हो जाएंगे तो फुल स्ट्रेंथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हो जाएगी। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की मीटिंग हुई यूएसए के काउंटर पार्ट, यानी कि यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान के साथ, और इसी के साथ साथ दूसरे ऐसे ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई। ये कहां पर हुई? यूएसए में हुई, वॉशिंगटन में, कल यानी कि ट्यूसडे को। और ये मीटिंग जो है ये एक इनॉग्यूरल रखा था ICET का, यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डायलॉग। ये ICET जो है इसको लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था, और ICET को लॉन्च किया था हमारे मोदी साहब और बाइडेन साहब ने मिलकर। क्वाड की मीटिंग जब टोक्यो में हुई लास्ट में, तो इस मीटिंग के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। किसको? ICET को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये जो मीटिंग वॉशिंगटन में हुई, तो दूसरी तरफ यूएसए के जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि वहाँ के जूनियर फॉरेन मिनिस्टर विक्टोरिया नुलैंड जो है वो भारत की यात्रा पे थे। और जो विक्टोरिया नुलैंड हैं, तो उनकी मीटिंग हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के साथ हुई, फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब के साथ हुई। और इस इंटरेक्शन में दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी और बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन की। और इसी के साथ साथ ये जो मीटिंग है, ये जो विजिट है इनफैक्ट विक्टोरिया नुलैंड की,
तो ये मीटिंग एक स्टेज तैयार कर रही है आने वाले समय में, यानी कि मार्च 2023 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो भारत की यात्रा पर आएंगे। और जब एंटोनी ब्लिंकन आएंगे तो वो स्टेज तैयार करेंगे G20 की एक इम्पोर्टेंट इवेंट, जो समिट है G20 की, वो सितंबर 2023 में होगी। तो उस समय पर यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन साहब जो है वो भारत की यात्रा पर आएंगे। बाय द वे, ये मार्च में जो मीटिंग है ये भी एक G20 के साथ जुड़ी हुई मीटिंग होगी। गुड टॉक ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द इंडो पैसिफिक एंड मेनी कन्वर्जेंसेस इन आवर रिलेशनशिप। जयशंकर साहब ने ये ट्वीट किया। The ICET is expected to focus on how to remove barriers in technology transfers and co-production in areas of critical and emerging technologies। ये ICET जो है ना, इसमें बेसिकली ये होगा कि कैसे कुछ टेक्नोलॉजी जो है उसको यूएसए से यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा सकती है और कैसे इसमें कोई हर्डल्स हैं, बैरियर्स है तो उनको हटाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं तो इनका जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया और यूएसए मिलकर कैसे करें, और इसमें क्वाड के मेंबर्स भी आ गए, तो मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, इन सारी चीज़ों को लेकर आईसीईटी में डिस्कशन होती है। रही बात मिस्टर मोदी और मिस्टर बाइडेन की मीटिंग की, तो दोनों देशों के नेता जो हैं वो 3 बार मिलने वाले हैं। G7 की मीटिंग में मिलेंगे, क्वाड की मीटिंग जो होगी इस समर में तो उसमें मिलेंगे, और सितंबर में जैसे मैंने आपको बताया G20 की समिट होगी भारत में, तो उस टाइम पर भी दोनों नेता मिलेंगे। तो बेसिकली जो समिट लेवल इंडिया यूएसए की मीटिंग से, तो 3 बार इस साल 3 बार मोदी साहब और बाइडेन साहब की मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, इंडस क्वेश्चन ईटी। वैसे ये अभी एक ही हफ्ते की बात करें तो ये 3rd टाइम हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन आज की हमारी डिस्कशन जो है इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जुड़े हुए, क्या इश्यूज हुए, भारत क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले 2 डिस्कशंस अगर आपने देखे हैं और आज का ये डिस्कशन अगर आप देख लेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी वाला टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और ये मैं खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट पहली बार इस सीरीज को देख रहा है तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप जो है ना वो 30th जनवरी और 31 जनवरी 2023 का जो द हिंदू एनालिसिस है वो पूरा नहीं, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी वाले पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप इसको देखिएगा, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि जो चीज़ें हमने कल डिस्कस की है वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। तो 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको साइन किया जाता है दोनों भारत और पाकिस्तान के द्वारा, और ये ट्रीटी जो है ये बेसिकली जो नदी का पानी है उसको शेयर करने के साथ जुड़ी हुई ट्रीटी है। अब भारत ने ये डिसीजन लिया है कि ये IWT यानी कि इंडस वाटर ट्री में कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाए, और कल जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो यही था कि ये जो अभी पॉलिटिकल डिवाइड चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी की पूरी ट्रीटी जो है वो ध्वस्त हो जाए, क्योंकि ये ट्रीटी कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमने कल डिस्कस की थी। पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है, ROR का मतलब ये होता है कि आपने एक डैम बनाया किसी नदी पर, लेकिन ये डैम जो है वो पानी के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये पानी का फ्लो जो है उसका इस्तेमाल सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसके लिए ही होता है, राइट, इसके फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो इसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो पाकिस्तान ये कहता है कि जो रन ऑफ ROR प्रोजेक्ट है भारत के द्वारा, तो ये एक प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट है उनके लिए, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत क्या करना चाहता है कि ये पहले पानी जो है उसको रोक देगा, और फ्यूचर में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इश्यू आ जाए तो ये डैम जो है उसके गेट्स को खोल देगा, ताकि एक बहुत बड़ा बाढ़ जो है वो पाकिस्तान में आ जाए और पाकिस्तान में बहुत सारा नुकसान हो या फिर होगा, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से पैदा करें, क्योंकि यहाँ पर इसका पोटेंशियल है। और खास करके दो नदियों का नाम आता है, एक है छेनाब और एक है झेलम। अब छेनाब जो है वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है कंपेयर टू झेलम, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि छेनाब नदी जो है उस पर अगर आप आरओआर प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे तो आप 16,000 मेगावाट जितना पावर जो है वो सिर्फ छेनाब नदी के आरओआर से आप पैदा कर पाएंगे। अब छेनाब जो है ये हिमाचल प्रदेश से पैदा होती हैं और ये फिर नॉर्थवर्ड चली जाती हैं, फिर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू रीजन में जाती है, और जम्मू एंड रीजन में बहुत सारे रेवाइंस यानी कि टर्न्स, और ये सारे टर्न्स ले लेकर इसमें बहुत सारे ऐसे जो वाटरफॉल्स हैं ये क्रिएट होते हैं। और ये वाटरफॉल्स जो है वो रिवर क्या कहते हैं, आरओआर प्रोजेक्ट जो है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए काफ़ी बेस्ट माने जाते हैं ये सारे वाटरफॉल्स, राइट, चेनाब नदी के। अब आप देखिए क्विकली इस इन्फोग्राफिक को देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है तो इट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो सहयोगी नदी है। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज दो प्रकार की नदियां होती हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है ट्रिब्यूट, यानी कि कोई एक नदी जो है, एक बड़ी नदी जो होती है तो उसमें उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि दूसरी छोटी छोटी नदियां जो हैं वो अपना पानी इस बड़ी नदी में ऐड कर रही है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब ये होता है कि एक बड़ी नदी है और उसमें से छोटी छोटी नदियां निकल रही है, यानी कि बड़ी नदी का पानी जो है ये छोटी छोटी नदियों में फ्लो हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। तो ट्रिब्यूटरीज प्लस करती है पानी को, डिस्ट्रीब्यूटरीज माइनस करती है। अगेन बहुत ही सिंपल शब्दों में चीजों को समझना है। तो ये पाकिस्तान और भारत के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 19 सितंबर 1960 को साइन की गई थी, और वर्ल्ड बैंक जो है एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रहा, और 8 सालों तक नेगोशिएशंस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चले। वर्ल्ड बैंक इसमें मदद करता रहा और फाइनली 1960 में इसको साइन किया गया। अब हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद जो इंडस रिवर बेसिन है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये रही इंडस, राइट, तिब्बत से इसका जन्म होता है। ये इंडस रिवर सबसे डार्क ब्लू वाली जो नदी है इसको सिंधु या फिर इंडस रिवर आप कह सकते हैं। तो कल मैंने बताया था कि इसका मुख जो है वो कहां पर है, अरेबियन सी में। पाकिस्तान में जो अरेबियन सी की बॉर्डर है वहां पर इसका मुख है। अब आप देखिए बहुत सारी नदियां हैं, यहां पर झेलम देखिए, तो झेलम जो है तो झेलम यहाँ पर फिर ऐड हो जाती हैं छेनाब के साथ, वो मिल जाती है। छेनाब जो है वो यहाँ पर पैदा होती है, जम्मू वाले रीजन में जाती हैं, फिर पाकिस्तान में एंटर होती है, और झेलम और छेनाब जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ मिल जाती है। उसके बाद ये रावी नदी जो है, तो रावी नदी और बियास नदी जो है, बियास यहाँ से पैदा होती है, फिर ऐसे ऐसे घूमते फिर यहाँ से रावी नदी पैदा होती है। तो ये रावी और बियास जो है, रावी जो है वो फाइनली ये झेलम और छेनाब के साथ मिल जाती है, और ये बियास जो है ये यहाँ से पैदा होती है एज यू कैन सी, और फिर वो सतलज के साथ मिल जाती हैं, और फिर वो सतलज नदी जो है वो कंटिन्यू करती है। और सतलज के बारे में आप समझ लीजिए कि ये तिब्बत से पैदा होती है। तो दो ऐसी नदियां हैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो, एक इंडस है जो तिब्बत से पैदा होती है, और सतलज है ये तिब्बत से पैदा होती है और फिर भारत में एंटर होती है। और बियास जो है वो सतलज के साथ मिल जाती हैं, और फिर सतलज कंटिन्यू करती हैं, और फिर वो फाइनली ये झेलम, छेनाब, रावी, और फिर इसके साथ मिल जाती है पाकिस्तान में, और फिर फाइनली सतलज जो है वो मिल जाती है इंडस में। तो ये है पूरा इसका मैप। अब मैंने आपको चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगी। यहां पर आपको एक मैं इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं। आज की जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ में हर रोज आपको प्रोवाइड करता हूं। ये पीडीएफ जो है इसको आप, ये मैप जो हमने अभी स्टडी किया, इस मैप पर आप 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिएगा, राइट। फिर 7 दिनों के बाद, यानी कि आज वेंसडे है, तो नेक्स्ट वेंसडे आप इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। और आज जो तारीख है ये है 1 फरवरी,
तो आप पकड़ लीजिए 1 मार्च को आप इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। ये 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला है 24 आवर्स, 7 डेज एंड 30 डेज वाला फॉर्मूला। ये रिवीजन का सबसे साइंटिफिक फॉर्मूला है। तो इसको फॉलो कीजिएगा 3 बार, इसको अच्छी तरीके से 10-10 मिनट इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। आई एम श्योर ये पूरा पिक्चर जो है वो आपके दिमाग में टैटू की तरह प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर 3 नदियों को देख लीजिए। वेस्टर्न रिवर्स कौन सी हैं और ईस्टर्न रिवर्स कौन सी हैं। ये प्रश्न आपको एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। ये बागलीहार डैम जो है वो किस नदी पर है, तो ये चेनाब पर है। ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कुछ डिटेल्स जो हैं, रातले किस पर हैं, किशन गंगा जो है वो किस नदी पर हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो आप याद रखिएगा। एमसीक्यू इस प्रकार के पूछे जाते हैं दोस्तों। वेस्टर्न रिवर्स की बात करें तो इसमें 3 नदियां हैं, चेनाब, झेलम और इंडस। राइट, इंडस, झेलम और चेनाब। और उसके बाद की जो 3 नदियां हैं, इजी है याद रखने के लिए। राइट, इसमें आप नॉर्थ से स्टार्ट कीजिए तो सबसे नॉर्थ में है इंडस, तो वो वेस्ट में है। झेलम वेस्ट में है और चेनाब वेस्ट में। और उसके बाद की 3 नदियां जो है रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों ईस्टर्न नदियां हैं। राइट, तो डिवाइड बाय 2 कर लीजिए ये 6 नदियों को। अब वेस्टर्न नदी में क्या है, इंडियाज राइट ओवर दिस रिवर्स आर लिमिटेड। ये वेस्टर्न नदी में भारत का जो राइट है वो लिमिटेड है। भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है वो कर सकता है। बहुत ही कम स्टोरेज करने की इजाजत है एज पर इंडस वाटर ट्रीटी। डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव यूज ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ये सारी चीजें जो हैं वो ऑल सब्जेक्ट्स टू कंडीशंस हैं कि डोमेस्टिक और नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है, लेकिन फिर पाकिस्तान भी नजर रखेगा इस पर। रही बात सतलज, बियास और रावी की, तो इंडिया का पूरा अधिकार है इस पर। राइट, ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स लाई विद इंडिया। और इंडस वाटर कमीशन जो है ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। हर 5 साल में एक बार एक जनरल इंस्पेक्शन होता है। आज तक 100 से भी ज्यादा ऐसी टूर्स हो चुकी है। और हर साल ये इंडस वाटर कमीशन जो है इसकी मीटिंग होती है। तो हर साल ये मीटिंग भी होती आई है। 100 से भी ज्यादा ऐसी डिस्कशंस और चीजें जो हैं वो चलती रही हैं। राइट, तो मीन्स ये सक्सेसफुल है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है इट्स ए वेरी सक्सेसफुल ट्रीटी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ये आरओआर प्रोजेक्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रातले प्रोजेक्ट है जो 850 मेगावाट का है, चेनाब नदी पर है, तो ये रातले प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो पाकिस्तान काफी चिंतित रहता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये किशन गंगा और रातले प्रोजेक्ट को क्लब करके देखा है। और ये 2000 से स्टार्ट हुआ, लेट 2000 में, जब 7 ऐसे ऑब्जेक्शंस पाकिस्तान ने उठाए। तो 2 इश्यूज जो हैं वो सेटल हुए थे बाय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा गठित किया गया था। तो 7 जो इश्यूज हैं इसमें से 2 जो हैं वो सॉल्व हो गए। 5 जो इश्यूज थे इसको बायलैटरली यानी कि पाकिस्तान और भारत को मिलकर सॉल्व करना था। तो इसमें से एक इश्यू जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं, तो ये 4 पॉइंट्स एक लंबे समय से पेंडिंग थे। तो पहले ये रिक्वेस्ट आई कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो हैं उनको अपॉइंट किया जाए और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन उसके बाद ये रिक्वेस्ट आई कि अब ये COA कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चीज़ें जो हैं वो चली जानी चाहिए। तो ये जब चीज़ें पेंडिंग थी तो ऐसे समय पर भारत ने किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो खत्म कर दिया। तो इसका टॉपिक जो है वो चला गया। लेकिन रातले जो हैं वो पिक्चर में रहा, या फिर रातले जो है वो इश्यू बनता रहा। क्योंकि लगभग आप पकड़ लीजिए 1 दशक से रातले प्रोजेक्ट को खत्म करने की कोशिश या फिर इसको स्टार्ट करने की कोशिश भारत के द्वारा की गई, लेकिन ये बार बार फेल रहा। पहले एक GVK नाम का ग्रुप था, ये रातले को बिल्ड करने वाला था, फिर ये नहीं हो पाया। फिर जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने इसको EPC मॉडल के तौर पर डिक्लेयर किया। और फाइनली लास्ट ईयर ही 2022 में ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बनाने का, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो अभी और वक्त लगेगा इस रातले को बनाने में। और अब पाकिस्तान जो है वो क्या करना चाहता है, पाकिस्तान जो है ये रातले प्रोजेक्ट पर एक स्टे लगाना चाहता है। और अब स्टे लगाने के लिए एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी किसके पास अधिकार है, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके पास ये अधिकार है या फिर लीगली एम्पावर्ड है कि वो किसी प्रोजेक्ट पर स्टे लगा सके। लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास ये अधिकार नहीं होता है
सीओए जो है उनके पास ये अधिकार है। तो पाकिस्तान जो है उसका पॉलिटिकल इंटेंट जानते हुए भारत ने यह तय किया है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट में अगर बातचीत हो रही है तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सीओए की बात आती है तो फिर भारत इसके साथ जो है वो खुश नहीं है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यह कहा कि हमें सीओए चाहिए, भारत ने यह कहा कि हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने दोनों की रिक्वेस्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया। एक लंबे समय से पॉज था, 5 सालों से इस चीज पर एक पॉज था, लेकिन लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक ने ये पॉज जो है वो हटा दिया। वर्ल्ड बैंक ने मिशेल लीनो को एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के तौर पर अपॉइंट किया और शॉन मर्फी जो हैं इनको चेयरमैन ऑफ सीओए के तौर पर अपॉइंट किया। तो भारत ने कहा कि ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, राइट। भारत ने ये सीओए का विरोध किया है क्योंकि भारत क्या चाहता है, ये स्टे नहीं लगना चाहिए, ये चाहता है रातले पर, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया है। तो इसी वजह से जो पहली ऐसी मीटिंग हुई है सीओए की द हेग में, तो इसको भारत ने बॉयकॉट किया। लेकिन भारत ने ये कहा है कि हम ये न्यूट्रल एक्सपर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं तो इसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। मिड फरवरी से ये मीटिंग्स जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की स्टार्ट होगी। तो अब भारत जो है वो ये मॉडिफिकेशन की जो बात है और 90 डेज दिए हैं पाकिस्तान को, तो भारत ये ट्रीटी को, इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहता है। जो आर्टिकल 9 है इस पैक्ट का, इस पर और ज्यादा क्लैरिटी भारत लाना चाहता है। भारत ये चाहता है कि अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है तो पहले पाकिस्तान और भारत मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ये बायलैटरल मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल आएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट का, और अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी फेल हो जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ही सीओए के पास जाना है। आप न्यूट्रल एक्सपर्ट और सीओए दोनों को एक साथ एक ही टॉपिक पर दो अलग अलग जगहों पर चीजें चल रही हैं, मुद्दे चल रहे हैं, तो ऐसा भारत जो है वो नहीं चाहता है। तो आई होप ये पूरी इंडस वाटर ट्रीटी जो है, हमारी 3 डिस्कशन से आपको सारी चीजें जो है इसकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। पॉलिसी फॉलो द हिंदू का ये आर्टिकल है। 2021 में जब तालिबान ने काबुल यानी कि अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया अगस्त 2021 में, तो इमरान खान उस समय पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान ने फाइनली जो ये स्लेवरी की शैकल्स हैं इसको तोड़ दिया है, यानी कि एक जो कहते हैं ना बेड़ियां हैं अपने पैरों में, गुलामी की बेड़ियां, इसको तोड़कर अब अफगानिस्तान जो है वो आजाद हो चुका है। तो ये किया अफगानिस्तान के तालिबान ने। अब एक दूसरा तालिबान का वर्जन है, इसको कहते हैं तारीख तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। तो ये टीटीपी जो है ये पाकिस्तानी वर्जन है ये सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी का। जैसे अफगान में तालिबान है, अफगानिस्तान तालिबान, वैसे पाकिस्तान में टीटीपी है। और टीटीपी और अफगान तालिबान जो है वैसे ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंट है, दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जब हम विचारधारा की बात करें तो दोनों जो हैं वो ब्रदर्स हैं। आइडियोलॉजिकली दे आर ब्रदर्स, टीटीपी एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान, सॉरी टीटीपी एंड अफगान तालिबान। अब टीटीपी जो है वो क्या चाहता है, जो चीज तालिबान अफगानिस्तान में चाहता था और जो चीज उसने हासिल की, वही चीज टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में हासिल करना चाहता है। 2014 में, मुझे आज भी याद है, ये खबर जो है वो फर्स्ट पेज पर थी द हिंदू के, और पेशावर जो स्कूल है, पेशावर की एक स्कूल में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, सुसाइड अटैक था वो, आई थिंक सुसाइड अटैक था, लेकिन आज भी मुझे वो विजुअल्स याद हैं। 150 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और इसमें ज्यादातर जो है वो बच्चे थे। छोटे बच्चों पर, स्कूल पर अटैक किया गया। और पाकिस्तान में उस समय पर यह लग रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो अपनी जो पॉलिसी है उसको हमेशा हमेशा के लिए चेंज करेगा। इट्स लाइक कि सांप को दूध पिलाना, राइट। तो यही सिचुएशन मीन्स अब पाकिस्तान को लेसन मिल गया होगा, ऐसा 2014 में लग रहा था। और पाकिस्तान की आर्मी ने 2014 के बाद ये टीटीपी जो है और आतंकवादी संस्थाएं जो चल रही है तो उस पर काफी ज्यादा क्रैकडाउन किया, बहुत सारे आतंकवादी को मार लिया, गिरफ्तार किया, ये सारी चीजें चली, लेकिन फिर से बैक टू नॉर्मल हो गया। तो ये टीटीपी और पाकिस्तान की सरकार के बीच में इश्यूज चलते रहे। तो अफगान तालिबान ने एक मीटिंग कंडक्ट करवाई टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में, और फिर दोनों के बीच में एक सीज फायर हुआ कि अब एक दूसरे पर अटैक्स नहीं करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये जो सीज फायर है, ये सीज फायर का इस्तेमाल टीटीपी ने अपने आप को फिर से रीआर्म और रीऑर्गेनाइज करने के लिए किया है
और अब उनके पास अच्छा फायर पावर आ गया, तो फिर वो टेररिज्म को स्प्रेड करने के लिए मीन्स स्प्रेड करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। दिस रिमाइंड्स पाकिस्तान एंड दिस इज अ लेसन फॉर चाइना, टर्की, जैसे जितने भी ऐसे देश हैं, कतार हैं, जो भी ऐसे देश जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो इन सारे देशों के लिए एक लेसन है। और खास करके पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि जो टेररिज्म है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जो है, इससे फायदा कम और नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आज आप भारत को नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन आपको भी उतना ही नुकसान होगा, राइट। तो ये टेररिज्म जो है, ये पॉलिसी के तौर पर, स्टेट पॉलिसी के तौर पर होना ही नहीं चाहिए। अब लेट्स होप के पाकिस्तान जो है वो कुछ लेसन इससे सीखेगा और एक बदलाव आएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इंटरनल डिस्प्यूट्स जैसी चीज़ें भी चल रही हैं, और बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो आर्मी और वहाँ की जो सरकार है, उनके बीच में जो इश्यूज हैं और जो वीकनेसेस हैं उनकी, तो इसकी वजह से वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी, नहीं, वहाँ पर भी ऐसे भारत में जैसे अच्छे लोग रहते हैं, वैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं। तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जब तक पाकिस्तान में बदलाव नहीं आएगा, तब तक पूरा जो सार्क रीजन है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। द न्यू ग्रेट गेम इन द हिमालयास, ईटी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। और जो हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात कर रहे थे ना, ये आर्टिकल इतना इंटरेस्टिंग है कि आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो नहीं देखे होंगे। 2005 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, इसका नाम था इंडियाज वाटर इकोनॉमी टर्बुलेंट टाइम्स अहेड। आने वाला समय जो है वो काफ़ी टर्बुलेंट होने वाला है भारत के लिए व्हेन इट कम्स टू वाटर इकोनॉमी। भारत ने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वाटर स्टोरेज एसेट या फिर बड़े डैम का नेटवर्क अगर किसी के पास है तो ये है चाइना के पास। और चाइना जो है, इसकी फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता है और इतने स्पीड से, लीप फ्रॉग स्पीड से इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता है, ताकि मीन्स चाइना क्या चाहता है कि इतना फटाफट हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें कि एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है वो बढ़े, उससे पहले हमारा देश जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाए। ओके, तो ये चाइना का एक लक्ष्य है। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो हैं वो ये एस्टिमेट करते हैं कि लगभग 60% जितना जो फ्रेश वाटर सोर्स हैं वो कंटामिनेट हो चुका है। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो सियांग नदी है, मैंने बहुत सालों पहले सियांग नदी पर एक लेक्चर भी बनाया था। दुनिया की सबसे साफ नदियों का अगर आप लिस्ट बनाएं तो सियांग जो है वो क्लीनेस्ट जो नदियां हैं, टॉप 5 नदियों में ये नदी आती थी। इतना स्वच्छ पानी, राइट, प्योरेस्ट वाटर जो कहते हैं, वो सियांग का था। लेकिन अब कुछ सालों से सियांग का पानी जो है वो डर्टी और ग्रे होता जा रहा है। जब भी तिब्बत से ये कुछ पानी जो है वो चाइना के द्वारा रिलीज किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि सियांग जो है ये भी पॉल्यूट होती जा रही है। और ये डेटा हमारे पास प्रॉपर तब, क्योंकि कैसे ये सियांग जो है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है, इसमें हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन क्यों है, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है, क्योंकि चाइना जो है वो डेटा शेयर नहीं करता है। अब चाइना में रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और चाइना जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स, चिप मेकिंग, ये सारी चीज़ों में। और ये इंडस्ट्रीज जो हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स और चिप इंडस्ट्री, चिप मेकिंग इंडस्ट्री के लिए आपको चाहिए बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर। अब यूएसए जो है वो नहीं चाहता है कि चाइना जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। चाइना जो है वो जानता है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम आगे नहीं बढ़े तो यूएसए को टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो चाइना की जो डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री है या फिर जो फैक्ट्रीज है उसके बारे में, मीन्स जनरली जो चिप फैब्रिकेशन है, फैब जिसको कहते हैं, राइट, चिप फैब या फिर सेमीकंडक्टर फैब, तो ये जो बड़ी फैक्ट्री होती है, इस फैक्ट्री में पता है कितना पानी चाहिए? 10 मिलियन गैलन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर पर डे।
दिस इज अबाउट के 25 लाख, 250,000 फैमिलीज, 25 लाख परिवारों को जितना पानी चाहिए डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, उतना पानी एक बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हर रोज चाहिए। और रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी आपको फ्रेश वाटर की आवश्यकता रहती है। एंड दिस इज द रीजन कि चाइना जो है वो बहुत सारे देशों के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंड, ये सिर्फ जमीन के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। चाइना जो है वो फ्रेश वाटर्स को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि वो फ्रेश वाटर को फ्यूचर में अपनी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को आगे ले जाने के लिए कर सके, और टेक्नोलॉजी में जितना आगे होगा उतना ही वो स्ट्रांग होगा और दूसरे देशों पर अपनी दादागिरी जो है वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ साउथ एशिया ओरिजिनेट्स इन द टिबेटन प्लेटू, और टिबेटन प्लेटू जो है इसमें लगभग 46,000 जितने ग्लेशियर्स हैं और 48% जितना जो पानी है वो डायरेक्टली भारत में एंटर होता है। तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है उसका कहना यह है कि ये टिबेटन ग्लेशियर्स जो हैं वो 7% एनुअल रेट से मेल्ट हो रहे हैं, और 2050 तक लगभग 2/3 यानी कि 66% जितने ग्लेशियर्स जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने ये कहा है कि हिमालयन इकोलॉजी जो है वो एक अलार्मिंग रेट से इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है, और इसी के साथ साथ जो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र और दूसरी ऐसी जो नदियां हैं, अभी हमने कुछ नदियों को देखा, राइट, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र जैसी, जिनको पेरिनियल नदी कहती है। पेरिनियल नदी का मतलब ये होता है कि ये 24/7 365 डेज बहने वाली नदियां हैं। लेकिन ये नदियां जो हैं ये फ्यूचर में सीजनल नदियां बन जाएगी बिकॉज ऑफ दिस हिमालयन इकोलॉजी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो चाइना जो है वो डैम्स बनाकर पानी को कब्जा कर रहा है पानी पर, राइट। और अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो एक ग्रेट बेंड वाला एरिया है, तो उसमें चाइना ने एक जांगमू डैम बनाया है, और ये जांगमू डैम के बारे में चाइना मना करता आया था कि हम कोई ऐसा डैम नहीं बना रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन फिर इंडियन सैटेलाइट्स ने कंफर्म किया कि ये जांगमू डैम जो है वो चाइना ब्रह्मपुत्र पर बना रहा है, और ये जो यू टर्न जहां पर ब्रह्मपुत्र लेती है तो ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट गोर्ज यहां पर होता है। बहुत बड़ा वाटरफॉल का पोटेंशियल है यहाँ पर, मीन्स पोटेंशियल नहीं, हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है। तो ये जो डीपेस्ट गोर्ज है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एरिया जो है तो यहाँ पर 38,000 मेगावाट हाइड्रो पावर आप जनरेट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी हियर ये एक मैप है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो डैम्स है उसकी डिटेल्स हैं, आप देखिए 1, 2, 3 और 4, एक के बाद एक। तो एक दागू है 640 मेगावाट वाला, जिक्सू है, जांगमू है जो अभी हमने देखा, और जियाचा है। तो ये सारे अलग अलग डैम्स जो है वो चाइना जो है ये यारलुंग ज़ैंगबो, यानी कि ये नदी तिब्बत में इसको यारलुंग ज़ैंगबो कहते हैं, और भारत में जब एंटर होती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो इस पर ये डैम्स क्रिएट कर रहा है, और लगभग सारी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जो टिबेटन प्लेटू से पैदा होती हैं, जैसे कि मैकोंग, साल्वीन, ब्रह्मपुत्रा, यांगसे, येलो, इंडस, सतलज, स्वेली, करनाली, ये सारे अलग अलग बड़ी बड़ी जो नदियां हैं इस पर यह डैम बनाता जा रहा है। और इसी के साथ साथ फ्यूचर में ये अरुण और सुबनश्री जैसी नदियां जो हैं इस पर भी डैम बना रहा है। इन द ईयर्स 2000 and 2005 द परिचू लेक बर्स्ट इन तिब्बत, ये परिचू लेक जो है ये बर्स्ट हो गया, और इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी तबाही हुई, और ये डेटा जो है वो चाइना प्रोवाइड ही नहीं करता है। और 2017 में जब डोकलाम की क्राइसिस हुई थी तो अब लीगली बाइंडिंग एक बायलैटरल अकॉर्ड है कि चाइना जो है वो हमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन चाइना ने 2017 के टाइम पर ये डेटा प्रोवाइड करने से मना कर दिया। और पता है उन्होंने क्या रीजन दिया? उन्होंने कहा कि ये जो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए हैं, लेकिन ये झूठ था। उन्होंने हमारे साथ डेटा शेयर नहीं किया, लेकिन 2017 में बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो इवेंचुअली बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश के साथ डेटा शेयर किया, हमारे साथ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि एक वेपन के तौर पर अगर कोई नदियों का या फिर पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो दैट इज चाइना। और चाइना जो है ये जितने भी वाटर शेड्स हैं हिमालयाज के, तो उसको ऑक्यूपाई करना चाहता है,
और ये डोकलाम का जो इश्यू हुआ, गलवान का जो इश्यू हुआ, ये पूरा प्लानिंग के साथ इश्यू क्रिएट किया जा रहा है, राइट। ये सिर्फ टेरिटरीज को एक्वायर करने की बात नहीं है, यहाँ पर जो हिमालयन वाटरशेड्स हैं, पानी जो है उसको अपने कब्जे में लेने की एक बड़ी गेम जो है वो चाइना खेल रहा है। और इसी वजह से ये जो आप समझ लीजिए, इसका जो नाम है, आप देखिए यहाँ पर, द न्यू ग्रेट गेम इन हिमालय, ये टॉपिक का नाम जो है, इसका नाम ही यही है, द न्यू ग्रेट गेम। यही दिस इज द न्यू ग्रेट गेम दैट चाइना इज ट्राइंग टू प्ले। अब बात करते हैं वी कैंट डू विदाउट प्लास्टिक, मेक इट सेफ, ईटी का ये आर्टिकल है। 3 आर्टिकल्स हमने इकोनॉमिक टाइम्स के देखे, इसलिए, लेकिन बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं। तो इट डजेंट मैटर कि हिंदू से आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से आ रहा है, न्यूज़पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका जो कंटेंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज भी ये है कि द हिंदू, राइट, ओके, द हिंदू इज अ गुड न्यूज़पेपर, बट आई एम नॉट सेइंग इट इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट नहीं है, और मैं लगभग 10 सालों से कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर्स को पढ़ते आया हूँ, राइट। उनको डिटेल से, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज से शुरुआत की, फिर अपने आप को डेवलप किया, और अब मुझे मीन्स ऐसे पन्ने घुमाता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि विच वन इज गुड आर्टिकल एंड विच वन इज नॉट। ये एक लंबे समय के साथ मीन्स एक ग्रिप जो है वो डेवलप हुई है। तो मैं, ये मिथ जो है, ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम जो है कि सिर्फ हिंदू के न्यूज और हिंदू के आर्टिकल्स ही अच्छे होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। कोई भी न्यूज़पेपर मीन्स आपको ये डेवलप करनी है चीजें, आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप करनी है कि आप आर्टिकल्स को देखे, पढ़े, उसकी कुछ लाइंस को पढ़े, और आपके अंदर वो पता चल जाना चाहिए कि दिस इज गुड और दिस इज नॉट गुड फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। ओके, बहुत बात होगी, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन एंड देन वी विल रैप इट अप। प्लास्टिक हर जगह पर है, हमारे शरीर में भी अब प्लास्टिक मिल रहा है। माइक्रो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इश्यू है। 2017 या फिर 18 में, आई थिंक 2017 में ये जो माइक्रो प्लास्टिक है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस टाइम के वीडियोस तो मैं आज भी मैं नहीं देख पाता, क्योंकि आई वाज वेरी स्लो। कंटेंट अच्छा था, लेकिन जो डिलीवरी थी, बोलने की जो एक वो थी, तो उस टाइम पर उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन ऑफ कोर्स उस बात को 5-6 साल हो गए, और अब तो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम दैट ग्रेट, लेकिन आई एम लर्निंग एवरी डे। बट एनीवे, तो मैंने माइक्रो प्लास्टिक पर एक वीडियो बनाया था, एंड आई वाज सो शॉक्ड जब मैंने रिसर्च की और पता चला कि माइक्रो प्लास्टिक, जब हम पानी की बोतल लेते हैं ना, किनले और दूसरी जो भी बिस्लरी एक्सेट्रा, तो जब हम एक्वाफिना, जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, छोटी बड़ी सारी ब्रांड्स की पानी की बोतल, जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं, जो सील ढक्कन, तो जब वो ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से भी कुछ माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पानी में गिरता है, और वो पानी हम पीते हैं। हमें लगता है कि 20 रुपए का लीटर पानी पीने से हमारी हेल्थ सही रहेगी, लेकिन उससे भी प्लास्टिक, हमारे माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में एंटर करता है। बहुत सारी टूथपेस्ट जो है उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक है, और हम सांस लेते हैं तब भी माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाता है। तो प्लास्टिक इज ऑल अराउंड अस, राइट। और सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है, मीन्स प्लास्टिक जो है वो कौन सी फिल्म आई थी, अंतिम, सलमान खान और आयुष, राइट, आयुष की एक फिल्म आई थी, और उसमें आयुष जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर में, और वो कहता है कि भाई मैं प्लास्टिक का हूँ, राइट, कि मैं कभी नहीं जाऊंगा ऐसा। तो बेसिकली प्लास्टिक जो है उसको लेकर हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक तो चाहिए ही, लेकिन हमें बेटर प्लास्टिक चाहिए, हमें बेटर प्लास्टिक का मैनेजमेंट चाहिए, और जो प्लास्टिक का अननेसेसरी यूसेज है उसको हमें कम करना है। प्लास्टिक दुश्मन नहीं है, हम अच्छा प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, और अननेसेसरी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, दिस इज अवर एनिमी। तो ग्लोबल एग्जीबिशन होगा प्लास्ट इंडिया 2023, आज से ये स्टार्ट होने वाला है न्यू दिल्ली, हमारे देश भारत में। और इस प्लेटफॉर्म में यही कोशिश करनी चाहिए कि इंडस्ट्री जो है वो इनोवेशन करे, एक साथ मिलकर काम करे, चीजों को ट्रांसफॉर्म करे, ताकि ये ग्लोबल चैलेंज जो है प्लास्टिक मेनास का, इसको हम सॉर्ट आउट कर सके। प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो लगभग 40 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, और इसमें से 20,000 जितने प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और इसमें से 80-90% जितने जो है ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। 2020 में भारत में प्लास्टिक की मार्केट थी $36.07 बिलियन की, और इसका रेवेन्यू जो है ये ग्रो होगा 6.6% से। 2027 तक इट विल बी लाइक $56.42 बिलियन की ये मार्केट होगी, और ये हम मेजरली एक्सपोर्ट भी करते हैं प्लास्टिक को। फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमने 7.05 बिलियन का प्लास्टिक जो है वो एक्सपोर्ट किया था,
और एक्सपर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि डिमांड जो है इसकी और कंजम्पशन जो है ये आने वाले समय में ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक्सपांड हो रही है। तो व्हाट वी नीड इज कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो लेबर की शॉर्टेज है, अब लेबर इन द सेंस के अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड नहीं, जो कटिंग एज एक्सपर्टीज चाहिए, जो प्लास्टिक के एक्सपर्ट्स हैं, तो ऐसे लोगों की शॉर्टेज है, नंबर वन। नंबर टू कि जो एसएमईज हैं तो इनके पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज नहीं है, दिस इज नंबर टू इश्यू। नंबर थ्री इज कि 9.4 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो हर रोज हमारे देश में जनरेट होता है, और इसमें से सिर्फ 60% जितना ही रिसाइकल होता है, बाकी का जो है वो ऐसे ही अनकलेक्टेड लिटर और डंप किया जाता है। तो इससे भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस 40% जितना जो रिसाइकल नहीं होता है उसको, और इसके लिए एक सस्टेनेबल तरीका जो है वो इंडस्ट्री को मिलकर निकालना पड़ेगा, दुनिया को मिलकर निकालना। प्लास्टिक इज नॉट दैट बैड, इट्स लाइक टेक्नोलॉजी इज बैड, टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं दैट डिपेंड्स, दैट विल उससे पता चलेगा ना कि ये सही है या गलत है। इन द सेम वे प्लास्टिक बहुत सारी चीजों में यूज होता है, लेकिन प्लास्टिक का हम सही इस्तेमाल करें, प्रॉपर रिसाइकलिंग करें, तो फिर प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए एक वरदान है, वरना वो हमारे लिए अभिशाप है, राइट? That's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. Do support Mission Life. और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आ चुका है, राइट? बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे पर मैं डिस्कशन करूंगा, और बजट जो है उस पर भी डिस्कशन मैं करने वाला हूं, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट बजट एंड डोंट वरी अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, आपको इसके वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। And that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.